हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और स्वागत है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 की क्लास में। तो आज हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 की जो क्लास है इसको 3 बातों पर पूरा करेंगे। पहला तो ये है कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण भारत के संवैधानिक विकास में क्यों रहा। दूसरा रीजन है इसके लागू होने पर भारत में क्या परिवर्तन किए गए। और फिर तीसरी बात है इसके पारित होने के बाद भी क्या कमियां रह गई। तो सबसे पहली जो बात थी वो है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारणों से महत्वपूर्ण रहा। पहला था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इससे पहले भारतीय प्रतिनिधियों को परिषद में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये इसी के रीज़न से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल जो होता था उसकी विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण भी किया गया। इससे पहले आप पढ़े थे कि गवर्नर जनरल को विधायिका का असीमित अधिकार दे दिया गया है। अब फिर दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है प्रांतीय विधान परिषद, अर्थात जो प्रांतों की विधान परिषद होती थी उसको विधि निर्माण अर्थात कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब ये तो 2 रीजन थे। अब इसके बाद क्या परिवर्तन हुए थे इसके लागू यानी इसके तहत क्या परिवर्तन हुए थे। पहला जो परिवर्तन हुआ था वो परिषद में 5वां सदस्य शामिल किया गया। 5वां सदस्य वो विधि विशेषज्ञ के रूप में होता था, यानी 5वां सदस्य जो कानून का विशेषज्ञ होता था विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। और फिर इसके लिए न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्य नामांकित कर सकते थे। और फिर नामांकित सदस्यों में आधे सदस्य जो होते थे वे गैर सरकारी होने चाहिए थे। और फिर ये जो परिषद थी उसे विधि निर्माण की शक्ति भी प्रदान की गई। दूसरी पॉइंट है जो इसके लागू होने पर 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। वे 3 भारतीय कौन कौन थे? एक थे नरेंद्र सिंह पटियाला के राजा, दूसरे थे सर दिनकर राव थे, और फिर तीसरे जो थे वे थे देवनारायण बनारस के राजा। ये 3 लोग थे, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। और इसके बाद बंगाल, बम्बई तथा मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, बंगाल में नए विधान परिषद की स्थापना की गई। और फिर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सारे अधिकार यानी ये सारे परिवर्तन किए गए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, ये जो 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 है वो इसका का मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत के संवैधानिक विकास में 2 कारणों, सिर्फ 2 रीजन, 2 कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। 2 कारण, ठीक है, 2 कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है ये। पहला क्या है, गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल होता था इसकी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर विधायी कार्यों, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, विधायी कार्यों में सहयोग का अधिकार प्रदान किया गया। विधायी कार्यों में सहयोग का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरी बात गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल होता था कि गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। ये पहली पॉइंट थी जो जिसके कारण ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा रीजन क्या था, प्रांतीय विधान परिषद, अर्थात प्रांतों की जो विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया,
जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये 2 रीजन थे। अब के तहत किए गए बदलाव, इसके तहत क्या परिवर्तन किए गए वो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या था, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद, अर्थात आप जिसे कहते हैं परिषद, ठीक है, परिषद आप शार्ट में बोलते हैं, परिषद का विस्तार करते हुए, यानी इसके गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी इसका विस्तार किया गया। विस्तार करते हुए 5वां सदस्य, ये जो 5वां सदस्य है को शामिल किया गया, 5वें सदस्य को शामिल किया गया। ये जो 5वां सदस्य होता था वो विधि विशेषज्ञ यानी कानून का विशेषज्ञ के रूप में होता था। ठीक है, 5वां काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता था, जो विधि विशेषज्ञ के रूप में होता था। इस कार्य के लिए न्यूनतम 6 सदस्य ये, और अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। ठीक है, न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे, और जिनमें से आधा सदस्य गैर सरकारी होते थे। नामांकित सदस्यों में आधे, ठीक है, ये आधे गैर सरकारी होते थे। लेकिन एक बात और, जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उन्हें विधान परिषद में ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार होता था, ना तो बजट पर चर्चा करने का अधिकार होता था। ये जो गैर सरकारी सदस्य होते थे गैर सरकारी सदस्य को विधान परिषद में ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, और ना ही बजट पर चर्चा का अधिकार था। ठीक है, ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना तो बजट पे चर्चा करने का अधिकार था। ठीक है, केवल चुप मार के बैठा रहा है बस। अब दूसरी बात क्या है, लॉर्ड कैनिंग। अब ये जब लागू हुआ तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, 1862 में नवगठित, ठीक है, नवगठित केंद्रीय विधान परिषद, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, 1862 लॉर्ड कैनिंग और केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। 3 भारतीयों को, ये 3 भारतीय थे, इनको शामिल किया। जो पहले कौन थे, पहले जो थे आपके नरेंद्र सिंह, ठीक है, नरेंद्र सिंह थे पटियाला के राजा, और दूसरे कौन थे, देवनारायण, बनारस के राजा। जो देवनारायण थे वो कौन थे, बनारस के राजा थे। फिर तीसरे जो थे सर दिनकर राव, ये 3 लोग थे। अब फिर अगली बात, ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये लॉर्ड कैनिंग, ये ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये, इन्होंने क्या किया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और फिर विभागीय प्रणाली है क्या, भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई इसके तहत। ठीक है, इसके तहत जो हो गया, आप कह सकते हैं के तहत, अर्थात भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रशासन का कार्य होता था प्रत्येक विभाग का, वो एक व्यक्ति के अधीन होता था। जो प्रशासन होता था प्रत्येक विभाग का, वो किसी एक व्यक्ति के अधीन होता था, उसी को कहते हैं विभागीय प्रणाली, अर्थात भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है,
तो ये थे आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, अब इसके तहत क्या परिवर्तन और किए गए। अब तीसरा परिवर्तन जो हुआ, बम्बई मद्रास की विधान परिषद, बम्बई मद्रास की जो विधान परिषद था को कानून बनाने, यानी जिसे आप कहते हैं विधि निर्माण, विधि निर्माण आप बोलते हैं, कानून बनाने अर्थात विधि निर्माण तथा संशोधन, उसे कानून में संशोधन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, बम्बई मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने अर्थात विधि निर्माण करने तथा उसमें उस कानून में बनाए गए कानूनों में संशोधन, किसी भी कानून में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये अगली तीसरी पॉइंट हो गई। अब चौथी पॉइंट क्या है, ये क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमांत, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, इसे आप कह सकते हैं खैबर, खैबर पख्तूनख्वा। ये क्या है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक प्रांत है। ये कहाँ से कहाँ तक, उत्तर पश्चिम, ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में ये पामीर का पठार से पश्चिम में कोह ए मलिक सियाल। ठीक है, ये जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है ये पाकिस्तान का एक प्रांत है और फिर ये उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सीमांत का मतलब सीमाओं का अंत। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में पामीर पठार तक है और पश्चिम में, उत्तर में पामीर पठार से लेकर के पश्चिम में कोह ए मलिक सियाल तक फैला हुआ है। ये कोह ए मलिक सियाल तक फैला हुआ है। फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, ये पंजाब है, बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना की गई। अब तीसरी बात, अगली पॉइंट क्या है, पांचवी, जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता है, क्योंकि 1858 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसके पद का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। तो इस वायसराय को अब 1858 एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल वायसराय बन चुका है। तो ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है वो केवल 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है आपातकाल में। और फिर अगली पॉइंट क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कमियाँ क्या रह गई थी। सबसे पहली बात कमी तो ये थी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, ये कमी ये थी को विधान परिषद में ना तो ये प्रश्न पूछ सकते थे, शामिल तो किया गया था लेकिन ना तो ये प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। और दूसरी कमी क्या थी, जो गवर्नर जनरल था वो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद, जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयक पर वीटो कर सकता था। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयक पर वीटो कर सकता था, वीटो भी कर सकता था। ठीक है, वीटो भी कर सकता था। और ब्रिटिश सरकार, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
ब्रिटिश सरकार किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। पहली बात, गवर्नर जनरल जो था वह केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो कर सकता था। दूसरी बात, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। अब विधेयक और विधि में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को जान लेते हैं। विधेयक क्या है? विधेयक और विधि, इसकी अंग्रेजी होती है बिल, ठीक है, और इसकी अंग्रेजी होती है लॉ। ये एक प्रस्ताव है, और ये क्या है? विधि का मतलब लॉ, कानून है, ठीक है। पहले विधेयक से ही बनती है विधि, ठीक है। पहले प्रस्ताव पारित होता है, यानी पहले विधेयक के बाद विधि का निर्माण होता है। तो विधेयक ये एक प्रस्ताव है, लेकिन विधि एक कानून है। विधि का अर्थ होता है कानून। तो इस प्रकार से आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।